हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम है आपका महाकाल आईएएस में। और आज का हमारा जो सेशन है बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें ज्योग्राफी के जो की कंसेप्ट हैं, ज्योग्राफी का ओवरव्यू अगर हम पूरा समझें कि इस ज्योग्राफी के सिलेबस में हमको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना होती हैं, चाहे हम एसएससी के लिए बात करें, यूपीएससी एनडीए के लिए बात करें, यूपीएससी एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस के लिए आईएएस आईपीएस के लिए होती है उसकी बात करें, या पीसीएस जो होती है हमारी स्टेट सर्विस उसके लिए बात करें, तो सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज का सेशन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स। और इसमें ज्योग्राफी के कुछ की कंसेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी के स्पेशली हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर पूरी ज्योग्राफी को अगर मैं बात करूं तो आसान नहीं है कि हम एक क्लास में माइंड अप कर सकें, क्योंकि मुझे 40 लेक्चर लग जाएंगे मान लीजिए, राइट। अगर मैं यूपीएससी की स्पेसिफिक बात करूँ आपको 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर, बट आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा 1-1.5 घंटे का जो भी रहेगा इसका ड्यूरेशन, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी के, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है कहीं ना कहीं हमारी पूरी ज्योग्राफी का। जिस तरीके से एक मकान में हम जो ईंट लगाते हैं, उसका फाउंडेशन, राइट, उस ईंट पर पूरा मकान हमारा खड़ा होता है, 4-4 5-5 बिल्डिंग, उसी प्रकार हमारा ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन आपका है, ये फाउंडेशन है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आगे वाला क्वेश्चन, चाहे फिर वो मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ, राइट, इसमें मानसून पैटर्न, अलग अलग तरीके की विंड की डायरेक्शन, पूरा पूरा इंडिया में किस तरीके से मानसून आता है वर्ल्ड में, पूरा सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं, चाहे प्रेसिपिटेशन की बात करें, रेनफॉल की बात करें, किस तरीके से बारिश होती है, किस तरीके से बादल बनते हैं, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड, हर चीज़ की डिस्कशन हम पूरा क्लाइमेटोलॉजी में जो अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके की विंड के बारे में हम बात करते हैं, वो सब हमको समझ में आ जाएगा अगर फिजिकल ज्योग्राफी हमारे क्लियर है, कंसेप्ट अगर क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम इट, if I talk to you, then there is another branch also there of geography। और सेशन को हम बाइलिंगुअल रखते हैं हिंदी इंग्लिश में, जिसको सभी लोगों को जो है समझ में आ सके, राइट। तो ओशियनोग्राफी एक हमको जो है पढ़ना रहता है, इसमें ओशियनोग्राफी जिसमें हम ओशन की कंप्लीट स्टडी करते हैं, और अलग अलग तरीके के जो कोल्ड करंट हैं, आपके वार्म करंट हैं, आप पूरा हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे कंटिनेंट देखेंगे, अफ्रीका, एशिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया, और उसमें किस तरीके से कोल्ड करंट, वार्म करंट, किस तरीके से सर्कुलर जो मोशन होता है, किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है, हाई टाइड, लो टाइड, बहुत सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का, तो आज तो हम फिजिकल ज्योग्राफी पर ही स्पेशल जो है फोकस देने वाले हैं फ्रेंड्स, राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम समझेंगे, तो क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, राइट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर कभी सेशन लाएंगे। बट आज हमारा जो की कंसेप्ट हमें समझना है फिजिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को अगर मुझे समझना है तो ज्योग्राफी के बारे में मुझे इस बात को समझना होगा कि ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी दो वर्ड से, दो शब्द से मिलकर बनी है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी, धरती की, अर्थ की हम जो है स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, राइट, अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम सर्कुलर तो हमारी अर्थ होती नहीं है, क्यों? क्योंकि बल्ज है इक्वेटर पे, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि इस टाइप से जो है हमारी अर्थ सरफेस इस टाइप से हमारी है, इक्वेटर पे बाहर की तरफ निकली हुई है, और इस तरीके से पोल है, पूरा यूनिवर्स का कंसेप्ट है, और उसमें सारे प्लैनेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, राइट, जब जो हमारा सन है वो 90 डिग्री पर है, समर सोलस्टाइस में है तो क्या कंडीशन बनती है, 21 जून को मतलब जो है सबसे बड़ा दिन होता है, सितंबर की कंडीशन है, दिसंबर में 22 दिसंबर को छोटा होता है, वो पूरा यूनिवर्स जो है सोलर सिस्टम का वो हम पूरा पढ़ते हैं, राइट। बट अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि भाई अगर पूरा ज्योग्राफी में सारी चीज़ें कवर करना है तो काफ़ी लंबा समय चाहिए हमको। तो अर्थ के बारे में हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि अर्थ के ऊपर जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म है आपके पास, प्लेटू है मान लीजिए, प्लेन है आपका, राइट, माउंटेन है आपके। तो प्लेटू, प्लेन, माउंटेन का हल्का सा मैं आपको बता दूं कि भाई एक आपका प्लेन होता है, तो प्लेन का मतलब तो होता है कि सिंपल 100-200 मीटर जिसकी हाइट हो, बहुत ज़्यादा हाइट ना हो एज कम्पेयर टू प्लेटू। प्लेटू की हाइट और भी ज़्यादा है, अब सी लेवल में भी आप बहुत सारे प्लेटू देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटू वहाँ पर पाए जाते हैं, हाइट ज़्यादा होती है, राइट। प्लेन की हाइट 100 से 200 मीटर होती है।
और प्लेट्यू और प्लेन में अंतर की मैं बात करूँ, ये हमारा प्लेट्यू है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा माउंटेन है, राइट। तो प्लेट्यू बनता है वोल्केनिक इरप्शन से। अब आप जानते हैं कि जब अर्थक्वेक आती है, ज्वालामुखी आती है, भूकंप आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो बहुत सारा मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, तो प्लेट्यू उससे फॉर्मेशन होता है। बाकी ये हमारा जो प्लेन है ना, तो प्लेन में तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई चट्टान है, उस चट्टान पे मान लीजिए नदी है, नदी बह रही थी, नदी ने आके इस पर पानी वगैरह रोड किया, तो इसका इरोजन होने लगा, ये यहाँ से टूटने लगा, फिर इस तरीके का प्लेन बन गया। तो सेडिमेंटेशन कहना चाहिए, इरोजन कहना चाहिए सॉइल के, उससे हमारा प्लेन बनता है। और प्लेट्यू बनता है किसी तरीके के वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक एक्टिविटी से, अर्थक्वेक है, मोल्टन लावा एकदम से बाहर आ गया है। अब वो भी क्यों आता है, उसके पीछे भी कंसेप्ट है, वो भी हम जो है प्लेट का किस तरीके से टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। उसके लिए भी थोड़ा सा हमको समय चाहिए। तो अभी मैं बेसिक आपको बताऊँ, फिर माउंटेन है तो उसकी और हाइट है, तो ये तो होगी कुछ बेसिक बात। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई अर्थ के अंदर आज हम झांक कर देखेंगे, राइट। अर्थ की इंटीरियर की हमको बात करना है कि इस अर्थ के अंदर किस तरीके से हम स्टडी करना है कि भाई क्या डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास अर्थ के बारे में जानने के लिए, और क्या इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ की स्टडी करने के लिए। पूरी अर्थ के इंटीरियर की हमको जो है स्टडी करना है, राइट फ्रेंड। तो अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के बाहर की जो बातें हम कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट सोर्स हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स मेरे पास क्या है, जिससे मैं अर्थ की पूरी स्टडी कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट सोर्स, राइट। डायरेक्ट सोर्स, तो डायरेक्ट सोर्स में आप याद रखेंगे कि जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसको हम बोलेंगे, तो साउथ अफ्रीका में क्या है, माइनिंग की गई, खुदाई की गई, कि भाई जानना चाहे कि आखिर इस अर्थ के अंदर हम कितने नीचे तक उतर सकते हैं। पूरी अर्थ की मैं रेडियस की बात करूं तो वो 6371 6371 किलोमीटर की रेडियस है अर्थ की, इतना बड़ा सा सरकमफेरेंस। तो इस अर्थ में जब ड्रिलिंग की गई बहुत सारी मशीनों के द्वारा जो है साउथ अफ्रीका में, तो 4 किलोमीटर तक डेप्थ पर ही हम लोग जा पाए, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बियॉन्ड इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी नहीं हुआ है हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम और उसके नीचे उतर के देख सकें, अर्थ के बारे में समझ सकें, राइट। तो इतना अभी एडवांसमेंट नहीं हुआ है, लगातार रिसर्च चल रही है, आने वाले टाइम में और भी हमको डेवलपमेंट मिलेगी। उसी प्रकार आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन आपको शायद पता होगा हल्का फुल्का, अंटार्कटिक ओशियन होते हैं, आर्कटिक ओशियन। सो आर्कटिक ओशियन में जो पोलर पेनिनसुला है वहाँ पर भी जो है जब डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के नाम से जो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है जब वो हुआ था, तो 10 किलोमीटर तक ही हम लोग जो है यहाँ पर 4 किलोमीटर, माइनिंग में 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में, और यहाँ जो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुआ था आर्कटिक ओशियन में, इसमें 10 किलोमीटर तक ही हम जो है अर्थ की अंदर तक सतह पर हम जो है पहुँच सके हैं, डीप तक हम जो है देख पाए हैं कि भाई अर्थ में कैसा क्या चल रहा है, अर्थ में किस तरीके की मिनरल का कंपोजिशन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयरन है, निकेल है, आपका अलग अलग तरीके के जो है कोबाल्ट है, बहुत सारे जो मिनरल तत्व हैं आपको वो मिले हैं कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर, डिफरेंट कंपोजिशन है मिनरल्स का। तो उन सब के बारे में जानना, हर एक मिनरल्स के बारे में क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल है, सब कुछ समझने के लिए हमको अर्थ की स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है फ्रेंड। और इसके लिए हम डायरेक्ट सोर्स मैंने आपको बताई दी है कि 2 तरीके से डायरेक्ट सोर्स, एक आपका ये साउथ अफ्रीका में जो 4 किलोमीटर तक आपकी डीप माइनिंग हुई वो, और दूसरा आपका डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, राइट, जो कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो कि आपका आर्कटिक ओशियन में हुआ था। तो ये 2 आपको बेसिकली याद रखना है कि इस तरीके से डायरेक्ट सोर्स से हम लोग देख पाए। फिर मैं बात करूं इनडायरेक्ट सोर्स की, मैं बात करूं आपसे इनडायरेक्ट सोर्स की, तो इनडायरेक्ट सोर्स में भी हम अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं पूरी अर्थ की। आज जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ की प्लेट होती है, प्लेट क्या होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो लावा बाहर आता है एकदम से, आप लोग जानते हैं कि भाई अर्थ की जब शेकिंग हो गई, हल्का सा अर्थ अगर हिला डुला तो फिर एकदम से भूकंप आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। तो उससे क्या होता है, चट्टान बहुत बड़े लेवल पे जो है एकदम से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा बहुत सारा बाहर आता है, कई तरीके के मटेरियल, कई तरीके की गैसेस उनका एग्जॉस्ट होती हैं वो बाहर आती हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्स में उस वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी होती है, फिर उसकी साइंटिस्ट वगैरह जो है वैज्ञानिक अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो होते हैं, ज्योग्राफी के रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, जो कुछ बाहर आते हैं सब्सटेंस, फिर उनकी जब डीप स्टडी होती है तो पता चलता है कि कौन कौन से मिनरल्स, उनका क्या कंपोजिशन है, क्या सब्सटेंस के पदार्थ वो हैं जो बाहर निकल रहे हैं, और उनकी डीप स्टडी होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अर्थक्वेक वॉल्केनो का हल्का हल्का हम समझते चलें कि भाई आखिर क्यों
जो अर्थ के वॉल्केनो इतने आते हैं, क्यों ज्वालामुखी आती है, क्यों ये सब होता है, डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है, तो अर्थ के नीचे कहीं ना कहीं प्लेट हैं, कुछ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो उन प्लेट के मूवमेंट के कारण कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन होने लगता है, अर्थ को आने लगता है। तो फिर अगला मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की कंसेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थ की बात करूँ तो इस अर्थ में कहीं ना कहीं, राइट, इस अर्थ में अगर मैं बात करूँ तो इस अर्थ के लिए कहीं ना कहीं, राइट, बल्ज इक्वेटर पे और पोल आपका पोल इक्वेटर और ये आपका पोल, राइट, पोल इक्वेटर आप समझ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं बात करूं आपसे, और इस तरीके से आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है इसका 23.5 डिग्री पे इस तरीके से इंक्लाइंड होता है, राइट, ए एक्सिस टोटल एंगल 90 डिग्री, तो 66.5 डिग्री बन जाएगा आपका, और ये 23.5 डिग्री इस इक्वेटर से। बेसिक कंसेप्ट ही आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। तो इस अर्थ में क्या क्रस्ट मेंटल कोर, तीन इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये संतरा आप लोग, मतलब ऑरेंज, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बात कर रहे हैं, तो संतरा आपने खाया है, राइट। तो संतरा का जो बाहर का जो छिलका है वो आपका क्रस्ट है बेसिकली। फिर संतरा का बाहर का छिलका आपने छील लिया, फिर अंदर आप जाने लगे तो फिर आपको मेंटल मिलेगा, जो मिडिल लेयर जिसको हम बोलते हैं। फिर उस मिडिल लेयर के बाद आप फिर और अंदर उसमें गए तो फिर आपको कोर मिलेगी। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान रखना है जब अर्थ की लेयर के बारे में, जब हम अच्छे से पढ़ने लगते हैं, डिटेल में चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हमको क्रस्ट, मेंटल, राइट, और कोर, इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है। तो क्रस्ट हमारा एक सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट, फिर मेंटल में अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, और एक हमारी कोर होती है, राइट। कोर, इनमें जैसे क्रस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आपको मिलेगा जनरली। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी जो कंपोनेंट होता है मिनरल्स का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम का बना होता है, उसी प्रकार मेंटल सिलिकॉन मैग्नीशियम का बना है, और ये निकल और आयरन का बना होता है कोर। तो आउटर कोर होती है, इनर कोर होती है। और कोर क्या है आपका, जैसे आउटर कोर इनर कोर है, फिर भी थोड़ा पूरी तरीके मतलब लिक्विड तो नहीं कहना चाहिए, आउटर कोर तो फिर भी थोड़ा सॉलिड रहेगा। क्यों? अगर हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर तो जो आउटर कोर है वो आपकी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बट क्या है कि अर्थ के अंदर इस तरीके की डिफरेंट लेयर है, इस तरीके की डिफरेंट लेयर है। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चीज़ों को पिघलना चाहिए। बट क्यों फिर आउटर कोर जो है आपकी मतलब सॉलिड फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं उसको? तो क्या हो रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर पे प्रेशर लगा रही है, ये लेयर इस पे प्रेशर लगा रही है, ये लेयर इस पे प्रेशर लगा रही है। जब एक एक लेयर दूसरी लेयर पर प्रेशर लगा रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म उसका जनरेट हो रहा है, राइट, पूरी तरीके से वो लिक्विड में नहीं है। तो इस कंसेप्ट को आपको जरूर समझना है, टेम्परेचर जरूर बढ़ रहा है जैसे हम नीचे जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर प्रेशर लगाएगी तो उससे कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो क्रस्ट मेंटल कोर बेसिकल लेयर है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और जब जो प्लेटों का मूवमेंट, इसके बारे में बात कर रहा था टेक्टोनिक प्लेट की, तो जब ये प्लेट मूवमेंट होती है तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और डिस्टर्बेंस को हम डिसकंटिन्यूटी का नाम भी देते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके की डिसकंटिन्यूटी इन लेयर्स के बीच में, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इनके बीच में अलग अलग तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो मेंटल दो बार बढ़ा रहा है तो अपन इससे याद रख लेंगे कि मेंटल दो बार आ रहा है तो रिपीटिशन होगा, तो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम मोरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिसकंटिन्यूटी हैं जो प्लेट के मूवमेंट से, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण आती है। और राइट, फिर जस्ट टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई लिथोस्फीयर जो है, ये लिथोस्फीयर भी एक तरीके का प्लेट है, इस तरीके का, ये सॉलिड प्लेट है आपका, राइट। और लिथोस्फीयर किस चीज से मिलके बना है, तो एक आपका लोअर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट आपका मेंटल का, लोअर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट है आपका मेंटल का, अपर पार्ट ऑफ मेंटल
ये बना है आपका लिथोस्फीयर, राइट। तो ये लिथोस्फीयर जो है इसी से हमारी जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सारी हमारी बनी है, राइट। और उसी से हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर लिथोस्फीयर के नीचे हम जाते हैं, एस्थेनोस्फीयर नाम की लेयर भी हमको मिलती है, एस्थेनोस्फीयर, जो कि 200 से 500 इसकी जो है मीटर कहना चाहिए डेप्थ में हम बात करें किलोमीटर में, 200 से 500 किलोमीटर में एस्थेनोस्फीयर है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया जस्ट कि भाई जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या है प्रेशर भी लगाते जा रही है, तो इसलिए जेली लाइक सब्सटेंस है, कंप्लीटली लिक्विड नहीं है, सेमी मोल्टन स्टेट में है। तो लिथोस्फीयर है, फिर एस्थेनोस्फीयर है, ऐसी अलग अलग लेयर फर्स्ट मेंटल कोर के साथ हम जो है डिस्कस करते हैं, राइट। फिर इसमें मैं आपको बताऊं टेक्टोनिक प्लेट का मैं बता रहा था, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती है। इस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर ने इनिशियली, राइट। तो अल्फ्रेड वेगनर नाम के ज्योमॉर्फोलॉजिस्ट ने जो ज्योग्राफी के रिसर्चर्स थे, तो अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी स्टडी करी इनिशियल कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में उन्होंने रिसर्च करी। तो उन्होंने तो ये बोला कि इस तरीके का ये लैंडमास है जिसको नाम दिया पेंजिया, राइट। और इस पेंजिया जो है ये पेंजिया सराउंडेड है कहीं ना कहीं पेंथेलासा से। ये छोटा सर्कल है पेंजिया है, एक लैंडमास है, और ये छोटा सर्कल बड़े से सर्कल से सराउंडेड है। ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पेंथेलासा, बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पेंथेलासा। तो ये पेंजिया लैंडमास और इसको सराउंड किया पेंथेलासा ने। पेंथेलासा आपका ओशियन कह सकते हैं, ये ओशियन है आपका। तो इस तरीके का कंसेप्ट दिया, बट कहीं ना कहीं जब जो बाहरी फोर्स है, जो आउटर फोर्सेस जो लगे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या आपके जो टाइडल फोर्सेस हैं अलग अलग तरीके के, तो इस पेंजिया के पेंथेलासा की क्या है, इसी से मतलब जो है आपके डिफरेंट जो कंटिनेंट आज आप जानते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, आज जिस तरीके से लोग आपको वर्ल्ड मैप में दिखते पहले इस तरीके से नहीं थे, राइट। तो कहीं ना कहीं जब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए, आउटर फोर्सेस क्रिएट हुए, तो रिफ्ट और ड्रिफ्ट होने लगा। रिफ्ट का मतलब होता है कि टूटने लगी चीजें, और ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट होने लगे, कंटिनेंट शिफ्ट होने लगे। तो रिफ्ट और ड्रिफ्ट होने लगा, और इस तरीके से यहाँ पे पेंजिया और पेंथेलासा के बीच में हम कहेंगे कि पेल्विक सी नाम का जो है सी इस तरीके से डेवलप हुआ है, राइट। तो पेंजिया और पेंथेलासा के बीच में एक सी डेवलप हो गया, प्लेट टूटने लगी, कुछ शिफ्ट होने लगे। हमारे जो कंटिनेंट है आज, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आज आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट, राइट। इस तरीके से आपका साउथ अमेरिका आज आपको दिखता है, ये आपका पनामा कैनाल, राइट। पनामा कैनाल है आज, ये आपका पनामा कैनाल, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका, ये आपकी साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पनामा कैनाल। तो इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड मैप को थोड़ा मैं अच्छे से आपको बना के बताऊँ, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, राइट। फिर यहाँ से इस तरीके से ये हमारा प्यारा भारत, राइट। और फिर इस तरीके से ये आएगा, इस तरीके से यहाँ की यूरोप, नीचे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इंडिया, राइट। तो ये तो पूरा वर्ल्ड मैप मैंने बेसिक आपको बताया, बट इनिशियली क्या हो रहा था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई कंटिनेंट आपके मूव कर रहे थे, राइट। जो नीचे वाले कंटिनेंट थे और ये ऊपर वाला कंटिनेंट था, तो इनिशियली ये ज़्यादा तेज स्पीड से मैं मूव कर रहा था, ये नीचे वाला कंटिनेंट थोड़ा कम स्पीड से मूव कर रहा था। तो ये मूव कर रहे थे, तो इस टाइप का एस शेप इन्होंने दे दिया, जो कि अटलांटिक ओशियन है। आज का जो अटलांटिक ओशियन आप देखेंगे, तो इस एस शेप जो क्रिएट हुआ था इन दोनों के नॉर्थ और साउथ वाले कंटिनेंट, इनके मूवमेंट जो कि वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ जो इंडिया थी वो नॉर्थ में मूव कर रही थी, तो कोई नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, कोई साउथ की तरफ, कोई मतलब वेस्ट की तरफ। ये सब क्यों मूवमेंट हो रहा है? मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक के डिस्टर्बेंस के कारण ही तो हो रहे हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक में जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण ये मूवमेंट हो रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है, टाइडल फोर्सेस लग रहे हैं इन प्लेट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं उससे शिफ्ट वगैरह जो है देखने को मिल रही है। तो जो आपकी इंडिया इस तरीके से मूव कर रही है, ये कंटिनेंट आपके यहाँ मूव कर रहे हैं, तो जब ये मूव कर रहे हैं तो ये जो खाली जो जगह है इसको ओशियन ने कहीं ना फिल कर ली,
उस ओशियन में हम बोल रहे हैं अटलांटिक ओशियन। उसी प्रकार मेडिटेरियन सी का डेवलपमेंट हुआ 23 सी से, राइट। तो इसी प्रकार हम जो है पैसिफिक ओशियन का डेवलपमेंट हुआ अलग अलग तरीके से। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम समझते चल रहे हैं किस तरीके से, किस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने से, टाइडल फोर्स के लगने से किस तरीके से जो है अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। इसमें पूरा राइटअप भी है, वो नोट्स में डिटेल बना था, बट आज हम क्या है पूरा बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, राइट। और फिर इसमें अलग अलग कंटिनेंट के बारे में अल्फ्रेड वेलमन ने बोला कि भाई जिक्सो फिट का उन्होंने दिया कि किस तरीके से हमारे यूरोप के जो अलग अलग कंटिनेंट के हम देखेंगे कि किस तरीके से मैच कर जाते हैं, राइट, आपके प्लेट टू प्लेट। तो उस पर वो कंसेप्ट है जिक्सो फिट का। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे इंपोर्टेंट, मतलब मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया। बाकी इसकी डिटेल में अगर हम चाहेंगे तो और हमको थोड़ा समझ चाहिए, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर या उससे कम में हमारा पूरा वीडियो हम इसको खत्म करें, राइट। फिर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद अगर थोड़ा सा हम बात करें तो रॉक के बारे में हमें पढ़ना है। रॉक क्या है? बेसिकली एग्रीगेटेड डिफरेंट मिनरल्स का रॉक क्या है? एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन का एग्रीगेट ही कहीं कहीं हमारा रॉक है। इस तरीके की मान लीजिए कोई चट्टान है, राइट। और एक चीज और की जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है, जो हमारा क्रस्ट है, जिसके बारे में पहले आपसे जिक्र कर रहा था, जो आउटर लेयर है अर्थ सरफेस की, जो क्या है आउटर लेयर है आपकी अर्थ सरफेस की, आउटर लेयर है आपकी अर्थ सरफेस की। इस क्रस्ट में बेसिकली एक होता है कंटिनेंटल क्रस्ट, एक होता है आपका कंटिनेंटल क्रस्ट, और एक होता है आपका ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट होता है इस तरीके से, और एक होता है आपका पानी भरा है, पानी, ये ओशियनिक क्रस्ट और ये आपका कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइटिक रॉक हम बोल सकते हैं, ग्रेनाइटिक रॉक। और ओशियनिक क्रस्ट जो है बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक से बना है, राइट, बेसाल्टिक से बना है। ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्टिक से बना है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका भार ज़्यादा है, राइट, डेंसिटी ज़्यादा है इससे कंटिनेंटल क्रस्ट से। लेकिन थिकनेस के बारे में बात करें, मोटाई के बारे में बात करें तो कंटिनेंटल क्रस्ट की ओशियनिक क्रस्ट से थिकनेस ज़्यादा है। तो दो तरीके के होते हैं क्रस्ट, तो जो भी मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ क्रस्ट किस तरीके से दो तरीके से क्लासीफाई हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप रॉक की बात कर रहे हैं तो रॉक बेसिकली आपका जो है एग्रीगेट है डिफरेंट मिनरल का, डिफरेंट मिनरल की कंपोजिशन का एग्रीगेट है। और इस रॉक में अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई किस तरीके से ये आपका रॉक है, मैंने पहले बताया कि भाई मान लीजिए इस पर रेनफॉल हो गई, राइट, बारिश हो गई, ये नदी थी, कोई इस तरीके से नदी आ रही थी। अब नदी हमारी बहुत सारी, मान लो गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, इसके बारे में भी सारी रिवर्स के बारे में अलग से हमको पढ़ना होता है, राइट फ्रेंड। तो हर एक रिवर का ओरिजिन, वो रिवर कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है, वो सब कुछ भी हमको पढ़ना होता है। उन पर लोकेटेड जो डैम है, कौन सा डैम किस रिवर पर है, उसके बारे में हमको जो है, जैसे इंदिरा गांधी सागर डैम हम बात करते हैं, चंबल रिवर की हम बात करते हैं, यमुना रिवर की बात करते हैं, तो सब कुछ हमको जो है अच्छे से पढ़ना होता है। तो रेनफॉल अगर इस रॉक पे, आपका रॉक है बेसिकली, इस रॉक पे अगर रेनफॉल हो गई या कोई नदी ने आकर इसको इरोड कर दिया, इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, तो सेडिमेंट में टुकड़ों में टूट जाएगा ये रॉक, टुकड़ों में टूट जाएगा ये रॉक। तो इस रॉक को हम बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोल देंगे? सेडिमेंट्री रॉक। टुकड़ों में जब टूट गया रॉक, तो टुकड़ों में इस वजह से टूट गया क्योंकि इस पर रेनफॉल पड़ी, इस पर बारिश पड़ी, नदियों का पानी पड़ा, तो इसकी जो मिट्टी थी, मतलब जो मिट्टी का जो सॉइल इरोजन हो गया, रॉक का चट्टान टूट गई, तो चट्टान टूट गई, सेडिमेंट टुकड़ों में टूट गई, तो हमने नाम रख दिया सेडिमेंट्री रॉक। उसी प्रकार एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है आपका इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक में इग्नियस का मतलब होता है फायर, राइट। और इग्नियस रॉक जो होता है बहुत हार्ड होता है। उसमें अगर आप जैसे मान लो बाहर से रिवर है, जैसे रिवर तो क्या, जैसे पानी आपने डाल दिया मान लो उस पर, राइट, तो हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा कड़क होता है। अब उस पर अगर आप पानी भी डालोगे तो परकोलेट नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं पानी अंदर जाके उसको सेडिमेंट में टुकड़ों में तोड़ देगा, नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक आप याद रखेंगे कि हार्ड होता है। तो प्रेशर टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं तो इग्नियस रॉक का डेवलपमेंट होता है। इसमें एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, राइट। तो इंट्रूसिव जो अंदर का पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रूसिव यानी बाहर के इग्नियस रॉक की बात करते हैं। फिर उसका अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है, उसकी डिबेट है। तो एक पूरा एक अपने आप में टॉपिक है।
फिर इग्नियस रॉक पे जब हम प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कन्वर्ट हो रहा है। आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो प्रेशर टेम्परेचर जब हमने लगाया इग्नियस रॉक से, तो इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर एक पूरी अपनी रॉक साइकिल चलती है। रॉक साइकिल चलती है तो उसमें क्या होता है, भाई आपका इग्नियस रॉक, राइट, इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक से आप सेडिमेंट्री रॉक और आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक पूरी लाइफ इस तरीके से साइकिल चलती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक की पूरी साइकिल चलती है। इसमें अलग अलग तरीके से हम प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एक रॉक से दूसरी साइकिल में हम जंप कर सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एक बार बता दूं कि स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती हैं। इस तरह की स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है सेडिमेंट्री रॉक। और इग्नियस रॉक जो बहुत हार्ड होता है, राइट। और मेटामॉर्फिक रॉक, जब इग्नियस रॉक पे हम प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो ये रॉक का क्लासिफिकेशन है। रॉक की साइकिल के बारे में हमको स्टडी करना होता है, क्योंकि आज हमारा ओवरव्यू सेशन, इसमें सारे कंसेप्ट लगभग हम जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसके रिगार्डिंग हमारे क्योंकि सेशन है। और जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई हमने रॉक स्ट्रक्चर देख लिया, रॉक की कंपोजिशन के बारे में बात करी। आज हमने जो है डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में बात करी। अर्थ वॉल्केनो का जो इरप्शन है उसका बेसिकली हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। फिर एक कंसेप्ट और होता है डिस्कंटिन्यूटी का, जो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। इस तरीके से क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोर डिस्कंटिन्यूटी होती है, और आपका जो आपका अपर मेंटल लोअर मेंटल है उनके बीच में जो है आपकी रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी होती है। बट एक कंसेप्ट सिस्मिक वेव का भी होता है। सिस्मिक वेव का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, सिस्मिक वेव में क्या होता है कि आपकी जो अर्थ है, इस धरती के अंदर प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है, उस वजह से वॉल्केनो, अर्थक्वेक सब आते हैं, मैंने आपको बताया। बट सिस्मिक वेव में क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर जो वेव मूवमेंट कर रही हैं, जिससे जो हलचल मच जाती है और एकदम से आपको जो है लावा बाहर आ जाता है। तो सिस्मिक वेव में क्या है कि आपकी एक होती है सरफेस वेव होती है जो सरफेस पे चल रही है, और एक होती है इंटीरियर, मतलब अर्थ के अंदर जो वेव चल रही है। तो जो इंटीरियर होती है वो दो तरीके से क्लासिफाई, उसे बोलते हैं बॉडी वेव। जो अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर जो वेव चल रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, इस तरीके से ट्रेवल करती है। क्योंकि आपने जैसे कभी मान लो तालाब में आप पत्थर फेंको, एक स्टोन फेंको, तो तालाब में पत्थर आप फेंकोगे तो आप देखते हो किस तरीके से सर्कुलर शेप में जो है वेव, सर्कुलर शेप में वेव आती है ना। या फिर कोई रस्सी ली होगी, आपने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा, जेईई और प्रिपरेशन किसने करी हो, तो किस तरीके से स्ट्रिंग इस तरीके से रस्सी को मिलाते हैं, इस तरीके से वेव क्रिएट होने लगती है, राइट। तो एक बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव वो होती है जो अर्थ के इंटीरियर में चल रही हैं, वो होती है, एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, और दूसरी होती है सरफेस वेव जो अर्थ के सरफेस पे चल रही है। तो पी वेव की मैं बात करूँ आपसे, तो पी वेव में दो तरीके की वेव होती है। पी वेव में दो तरीके की वेव होती है, एक होती है प्राइमरी वेव, पी वेव को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, और एक होती है एस वेव। ये कौन सी वेव है, ये अर्थ के अंदर चलने वाली वेव है जो हलचल मच रही है। तो एस वेव होती है सेकेंडरी वेव, एस वेव होती है सेकेंडरी वेव, राइट। तो प्राइमरी वेव होती है और सेकेंडरी वेव होती है। एक प्राइमरी वेव 105 से 148 डिग्री तक ट्रैवल करती है, जो कि सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से सबसे ट्रैवल कर सकती है। बट एस वेव जो होती है वो आपकी लिक्विड और गैस से ट्रैवल नहीं कर सकती, सॉलिड से वो ट्रैवल कर सकती है, राइट। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, इनके बारे में हम समझते हैं। शैडो जोन का एक कंसेप्ट आता है, और प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव में जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हम जाते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट भी आप जानते हैं। क्योंकि बाहर साउंड एकदम से आसपास कुछ चल रहा है, डीजे वगैरह, तो सेशन को वहीं खत्म करना पड़ेगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, और इसमें और भी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो भी काफ़ी मुझे 1 घंटा लग सकता है। बट बाहर थोड़ा सा आसपास डीजे वगैरह चल रहे हैं, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, तो आप सभी को दिल से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।